क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप अकेले बैठे होते हो आपके दिमाग में अलग से आवाज आती है जो आपसे पूछती है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेरा नाम के बिना मैं कौन हूँ। शुरू में जब ये सवाल आता है तो हमें थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं जो भी मैंने आज तक पहना था, मेरा नाम, मेरी आइडेंटिटी, मेरा ये कैरेक्टर, क्या ये सब फेक था? क्या ये सिर्फ एक पर्दा था? इसके पीछे क्या मैं पूरा खाली हूँ? बल्कि इससे उल्टा होता है। ये सवाल हमें ये फील नहीं कराना चाहता कि तुम बिल्कुल खाली हो, बल्कि इसका जवाब तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी पावर से मिलाने के लिए है। तो इस वीडियो के एंड तक हम ये समझ जाएंगे कि हु आर वी, और हम ये कोई नॉर्मल बॉडी या फिर ये हमारा नाम है, ये नहीं है। हम इससे बहुत कुछ है। इसके बाद तुम्हें जो दुनिया को देखने का नजरिया है वो चेंज हो जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो इस हु एम आई को जर्नी को एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं। जो हम सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, उसे मैंने यहाँ पर 3 लेयर्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट लेयर है द बॉडी, सेकंड है द माइंड, थर्ड है द सोशल। फर्स्ट लेयर को समझते हैं, द बॉडी। तो जब आपसे कोई कहे कि आप कौन हो, तो आप जल्दी से गुस्से में कहते हो आपको दिख नहीं रहा है मैं सामने खड़ा हूँ। आप अपना शरीर बताओगे, ये मेरा शरीर है। आप ये नहीं कहते कि मैं शरीर हूँ, ठीक है। और बायोलॉजी कहती है कि हमारी बॉडी के हर सेल्स हर 7 से 10 साल में कंप्लीटली रिप्लेस हो जाते हैं। मतलब कि जो 10 साल पहले तुम्हारी स्किन थी, जो सेल्स थे, जो खून था, वो आज है ही नहीं, बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो चेंज होने वाली चीज आप कैसे हो सकते हो? ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे आपकी कार है, उसके सारे पार्ट्स चेंज कर दो, क्या वो आपकी कार रहेगी? नहीं। इसी तरीके से हमारी बॉडी चेंज होती रहती है, इसलिए हम बॉडी भी नहीं हो सकते। सेकेंड लेयर है द माइंड। हम कहते हैं मैं मेरे इमोशंस हूँ, मेमोरीज हूँ, थॉट्स हूँ। लेकिन साइकोलॉजी पता है क्या कहती है? आपके दिमाग में जो मेमोरीज हैं वो हाईली अनरिलायबल हैं। न्यूरोसाइंस में से न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आपके ब्रेन के जो न्यूरल कनेक्शन है वो हर नए एक्सपीरियंस के साथ चेंज हो जाते हैं। मतलब कि जो 10 साल पहले तुम्हारी पसंद थी, डर था, एंगर था, वो आज सेम है नहीं, वो चेंज हो चुका है। तो जो चीज चेंज हो गई हम हो ही नहीं सकते, राइट? तो हमारे जो थॉट्स, मेमोरीज, इमोशंस हैं वो वेदर की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम स्काई हैं जो वहीं पे टिका हुआ है। तो हम माइंड भी नहीं है, ऑलराइट? तो हम बॉडी भी नहीं है, हम माइंड भी नहीं है। अब देखते हैं द सोशल। अगर आपसे कहे कोई कि आप कौन हो, आप अपना नाम बताओगे, लेकिन सच बताओ, क्या तुम्हारा नाम तुम्हारे सहमति से दिया गया था? उस टाइम तो आप बोलना भी नहीं जानते थे, ठीक है। आपका नाम समाज ने रखा, आपके मम्मी पापा ने रखा, तो आप नाम भी नहीं हो सकते। आपका जो रिलीजन है वो भी आपको पहले से मिला, जो लैंग्वेज है वो भी आपको पहले से मिला, तो आप ये भी नहीं हो सकते। ये सब कुछ समाज ने तुम्हारे दिमाग में फीड करा है। तो हम ये भी नहीं है, हम बॉडी भी नहीं है, हम माइंड भी नहीं है, हम सोशल चीजें जैसे नेम, रिलीजन, लैंग्वेज, हम ये भी नहीं है। अब क्या बचा? अब हम कौन है? आगे का कॉन्सेप्ट आपका दिमाग हिला देगा और आपको अपनी पावर से मिलाएगा। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एंशिएंट ग्रीस का एक बहुत फेमस पैराडॉक्स था, द शिप ऑफ थीसिस। इसके बारे में बात करते हैं। तो एक जहाज था, वक्त के साथ उसकी एक एक लकड़ी खराब होती गई और नई लकड़ी उसमें लगा दी गई। अब एक टाइम आया जब पूरा जहाज नई लकड़ियों से बन गया था। फिर सवाल उठा कि क्या ये जहाज वही पुराना जहाज है? अगर हाँ, तो अगर हम उन पुरानी लकड़ियों को जोड़कर एक और नया जहाज बना दें, तो आखिर में असली जहाज कौन सा है? आपकी बॉडी और आपका माइंड भी वही शिप ऑफ थीसिस है। और अगर आपको लगता है कि आपका सेल्फ कहीं आपके ब्रेन में बैठा हुआ है, तो इस 1960 के स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट को भी सुन लेते हैं। एक न्यूरोसाइंटिस्ट थे रॉजर स्पेरी। उन्होंने एपिलेप्सी के पेशेंट में देखा कि लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर को कनेक्ट करने वाली एक नस को काट दिया, तो उन्होंने देखा कि वहां पर 2 कॉन्शियस माइंड पैदा हो गए। लेफ्ट ब्रेन दूसरी चॉइस कर रहा था, राइट ब्रेन अलग चॉइस कर रहा था। लेफ्ट ब्रेन कपड़े सिलेक्ट कर रहा था, दूसरा उन्हें रिजेक्ट कर रहा था। मतलब कि वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो गए थे। अब क्वेश्चन ये उठा कि आप, यू तो एक ही हो, लेकिन ब्रेन के 2 टुकड़े होते ही आप 2 कैसे हो गए? इसका मतलब आप कोई फिक्स्ड फिजिकल मशीन नहीं हो, आप इससे बहुत कुछ हो। ऑलराइट गाइज, अब आते हैं वहां जहां साइंस और फिलोसफी गले मिलते हैं, क्वांटम फिजिक्स। तो आपने ऑब्जर्वर इफेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। 1801 में थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिससे पता चला कि लाइट
एक वेव है। लेकिन 20th सेंचुरी में एक क्वांटम फिजिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करा इलेक्ट्रॉन और फोटोन से, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज नोटिस करी जिसने पूरे साइंस वर्ल्ड के होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि नॉर्मल जब कोई ऑब्जर्वर नहीं था तो इलेक्ट्रॉन्स एक वेव ऑफ पॉसिबिलिटीज की तरह बिहेव कर रहे थे, एक ही टाइम पर हर जगह थे। लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट ने एक डिटेक्टर या ऑब्जर्वर रखा ये देखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से गुजर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। वो वेव से कोलैप्स होकर पार्टिकल्स में बदल गए। तो इस फेनोमेनन को कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। और क्वांटम थ्योरी के पायोनियर एरविन स्क्रोडिंगर और वर्नर हेजनबर्ग ने बताया कि मैटर अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उसे एक ऑब्जर्वर की जरूरत है। तो जो आप देख रहे हो वो आपकी वजह से एग्जिस्ट कर रहा है और आप उसे ऐसा बना रहे हो, और ऑब्जर्वर है हमारी कॉन्शियसनेस। चलो अब बात करते हैं सबसे बड़े पैराडॉक्स की, द पैराडॉक्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आपको पता ही है कि ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या होता है, और आप ये भी जानते होंगे कि जो देख रहा है वो ऑब्जर्वर है और जो दिख रहा है वो ऑब्जर्व्ड है। आप देख रहे हो इस दुनिया को तो आप ऑब्जर्वर हो और ये दुनिया ऑब्जर्व्ड है। तो अब आप सोच के देखो, आप अपने थॉट्स को सुन सकते हो, मतलब कि वो भी ऑब्जर्व्ड है। आप अपनी बॉडी को देख सकते हो, ये भी ऑब्जर्व्ड है। अपने इमोशंस को फील कर सकते हो, तो वो भी ऑब्जर्व्ड है। लेकिन उसके पीछे के ऑब्जर्वर कौन है? इसे क्वांटम फिजिक्स में कहते हैं इन्फिनाइट रेग्रेस। मतलब कि उस ऑब्जर्वर के पीछे भी कोई और ऑब्जर्वर होगा जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है। एक ऐसा शीशा जिसके सामने एक और शीशा रहता है जिसका कोई एंड ही नहीं दिख रहा। लेकिन सच पता है क्या है? कि ऑब्जर्वर के पीछे दूसरा ऑब्जर्वर है ही नहीं। ऑब्जर्वर सेल्फ इल्यूमिनियस है। जैसे एक कैंडल कमरे में रखी सारी चीजों को रोशनी देती है, लेकिन उसे खुद को दिखाने के लिए किसी और कैंडल की जरूरत नहीं होती, ऐसे ही हम प्योर अवेयरनेस हैं। हम बिना किसी मेहनत के सब कुछ नो कर रहे हैं। आप वो शीशा हो जिसमें रिफ्लेक्शन आते हैं और चले जाते हैं। शीशे पर अगर गुस्से का रिफ्लेक्शन आएगा तो शीशा गुस्सा हो जाता है क्या, या टूट जाता है? नहीं, शीशे पर गुस्सा आए खुशी आए वो सेम रहता है। वैसे ही आप, आपके थॉट्स, आपकी बॉडी, ये सब कुछ एक रिफ्लेक्शन है। लेकिन आप प्योर अवेयरनेस, आपकी कॉन्शियसनेस सब कुछ नो कर रही है। तुम्हें पता है निकोला टेस्ला ने क्या कहा था? इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। एनर्जी लेवल पर हम और यूनिवर्स अलग नहीं होते, ठीक है? और एलन वॉट्स ने भी बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया था कि यू आर नॉट अ स्ट्रेंजर हु केम इनटू दिस वर्ल्ड, यू आर समथिंग दैट केम आउट ऑफ इट, लाइक अ लीफ फ्रॉम अ ट्री और अ वेव फ्रॉम द ओशन। हम वो समुद्र की वेव नहीं है जो डर रहे हैं कि मैं किनारे पर जाकर खत्म हो जाऊंगी। नहीं, आप वो पूरा समुंदर हो जो जस्ट एक वेव बनने का नाटक कर रहा है। बहुत डीप बात है ये। सो हु आर यू एक्चुअली, जिसे जानने के लिए हमने जर्नी शुरू करी थी। आप कोई लिमिट बंधे हुए ह्यूमन नहीं हो। आप प्योर अवेयरनेस हो जिसके अंदर ये लाइफ का गेम चल रहा है। आप वो स्पेस हो जहां पर थॉट्स आते हैं। आप वो क्वाइटनेस हो जो शोर के पीछे बैठी है। और आप क्रिएटर हो इस वर्ल्ड के। जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इसे आपने क्रिएट करा है। तो जब आप अपने आप को एक छोटा सा ह्यूमन सोचना बंद कर देते हो और अपने आप को ऑब्जर्वर मान लेते हो, तो डर खत्म हो जाता है, गुस्सा शांत हो जाता है, आपकी जो लिमिट है वो टूट जाती है। क्योंकि आपको पता चल जाता है कि पर्दा चाहे कितने भी बदल जाएं, स्टेज वही रहता है। तो आप वो स्टेज हो। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर हम प्योर अवेयरनेस हैं तो हम इस फिजिकल बॉडी में आए ही क्यों हैं? क्या हम कोई स्पेसिफिक पर्पस या किसी मिशन के कंप्लीट करने के लिए आए हैं? क्या उस मिशन को कंप्लीट करने के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी और द अल्टीमेट फ्रीडम जिसे हम बोलते हैं? इस पर्पस ऑफ लाइफ को हम समझेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है? और आज आप बस इस ऑब्जर्वर को फील करने की कोशिश करो जो आपकी आंखों के पीछे बैठा है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।